जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं अहमद सलमान अनीस ऑन प्रॉपर्टी वॉच। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी वॉच हमारा प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी, और इसमें हम सिर्फ बात करते हैं अवामी मसाइल की। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्तों में आपने देखा कि हमारा फोकस रहा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी पे, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया कि बहुत जल्द अनकरीब रीनेम कर देना चाहिए करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। और उसकी वजह CDA के हर डिपार्टमेंट में बेपनाह करप्शन, नाअहली और नालायकी है। नाजरीन, हम लोग आपकी आरा के ऊपर बेस करते हैं अपना प्रोग्राम। आप लोगों की आरा, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए एड्रेसेस के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जो भी आपके मसाइल हैं वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता हफ्तों में हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई, बहुत ज़्यादा फीडबैक आया विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन जो इस्लामाबाद में हो रही है। आप इस्लामाबाद के किसी भी जगह के ऊपर चले जाएं, किसी भी मेन रोड पे चले जाएं, आपको वहाँ पे CDA की तरफ से कंस्ट्रक्शन या एक्सपेंशन का कोई ना कोई काम होता हुआ नज़र आएगा। हमें एक्सपेंशन पे या कंस्ट्रक्शन के ऊपर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। इस्लामाबाद एक आबादी के हिसाब से बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ पे सड़कों का निज़ाम बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, और CDOs के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती भी है। लेकिन मसला ये है कि जब आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो गर्द मिट्टी उड़ती है, वहाँ पे जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, वहाँ पे जो ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम होता है, वो भी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ही जिम्मेदारियाँ हैं कि उनको मरबूत तरीके से एक प्लानिंग के ज़रिए जो है ये कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं। इस वक्त सूरत हाल नाजरीन इस तरह है कि पूरे इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खोल दिए गए हैं। आप बारह कहू की साइड के ऊपर जाएं, या आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की साइड के ऊपर जाएं, या आप मागला रोड की साइड के ऊपर जाएं, E11 D12 की साइड के ऊपर जाएं, हर तरफ मैसिव मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को और इर्द गिर्द के जो वहाँ पे लोग हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। इससे पहले कि हम इस मौजू के ऊपर मज़ीद बात करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका फ़ीडबैक और आरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमने अपने रिपोर्टर्स को फील्ड में भेजा और जानने की कोशिश की कि लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और इस प्रॉब्लम की जो नौयत है वो कितनी है। इस पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन का जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इसकी वजह से लोगों को आराम और सहूलत कितनी मिली है, और उसकी वजह से अब तक लोगों की अजियत में कितना इजाफा हुआ है। देखते हैं लोगों के ज़रा ये कमेंट्स कि अवाम क्या कहती है, और उसके बाद मज़ीद इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। देखें, ट्रैफिक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ देखें जो मिट्टी उड़ रही है उससे अब ज़ाहिर सी बात है पोल्यूशन हो रही है, तो बीमारी वगैरह का भी खदशात है। और ये काफ़ी टाइम से ही ऐसा हो रहा है। अब ऑफिस के लिए लेट वगैरह, बच्चों के स्कूल्स वगैरह, सब बहुत सारे इशूज़ क्रिएट होते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो CDA को चाहिए कि उसकी जो है ना एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करके, और अपने जो है जो टाइम पीरियड है उसको उसी में ही कंप्लीट करे, तो ज़्यादा आवाम के लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। जी, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक बहुत जाम होती है, और जहाँ जाना हो लेट हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये गंद बहुत ज़्यादा होता है इधर, क्योंकि ये देखिए अभी मैं गाड़ी सर्विस करवा के लाया हूँ, और इधर कीचड़ और गारा होने की वजह से दोबारा गाड़ी गंदी हो गई है। ये गवर्नमेंट जो है ये कह देती है लेकिन करती नहीं है काम, आवाम को जलील करती है। और ये इन्होंने तकरीबन 10 माह का टाइम दिया था उस टाइम के, 10 माह में ये मुकम्मल हो जाएगी। आज 3 साल हो गए अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए या काम करवाए ना, अगर करवाए तो उसे गौर से और फिक्र से करवाए, ताकि टाइम पे पूरी हो और आवाम को जलील ना करें। ये 18 माह का प्रोजेक्ट था, इन्होंने कहा 18 माह में कंप्लीट हो जाएगा, तो काफ़ी टाइम हो गया है, 24 माह हो गया, अभी कंप्लीट भी नहीं हो रहा। और ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है। कारोबार भी हर चीज़, ये खड़ाई वगैरह करते हैं, हर चीज़ बंद की हुई है इन्होंने। काम पे बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। अभी भी वो सारा देखो, आगे से उन्होंने खुदाई वगैरह की हुई है, उसके बाद अभी यहाँ से करनी है इन्होंने। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं इस काम को जितनी जल्दी हो जाए कंप्लीट कर दें। बहुत परेशानी है, जब ट्रैफिक जाम हो जाती है 2-2 4-4 घंटे। हम गरीब लोग मरीज होते हैं, मैयत होती है, रुक जाती है, गरीब को कोई नहीं सुनता। ये हुकूमत जो होती है ना, इनको होना चाहिए, आखिर करना चाहिए कि जल्दी का प्रोजेक्ट कामयाब करे, गरीब को और मजदूरों को सहूलत मिले। निकलते हैं 9 बजे निकलते हैं, फिर 12 बजे स्टॉप पे पहुंचते हैं, फिर उधर 12 बजे 1 बजे फिर गाड़ी पे बैठते हैं, तो रात के 7 बजे कमरे पे पहुंचते हैं। हम मजदूरी कैसे करें? सारा दिन तो गाड़ी पे सफ़र करें ना, तो फिर जब रास्ता सीधा होगा तो
मजदूर की मजदूरी भी सही मिलेगी, वक्त पे पहुंचेंगे, वक्त पे मजदूरी होगी। ऐसे गरीब लोग, गरीब सदा रोल गया है, कुछ नहीं है गरीब के पास। उसमें यही कह सकते हैं जी ਅਸੀਂ गरीब लोग हाँ, मैं भी इस वक्त मुहताज हाँ, मेरा ड्राइवर आदमी हाँ। इन्हें गड्डियां कारां वाले जहाँ भी ठीक ठाक ही करने, ये कारोबार इन्होंने बंद होया पिया। किराए देने न जनाब, सिक्योरिटियां देने, बच्चों की पालन के सिक्योरिटियां देवन, कितु देवन गरीब आदमी नो। ये 2 साल हो गए इनकम लगी हो, अभी कहते हैं अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ये काम होता ही नहीं है जनाब। फिर तुर के वापस चले जाते हैं। हमारी दुकानें देखो सब बंद हैं इधर। इमरान खान की हुकूमत में हम लोग जहाँ भी उस वक्त इतने मुसीबत में नहीं थे, अभी बहुत मुसीबत में। हमारे घर में आंधी नहीं पकती। हम जब ये देखो जला हुआ है, मैं मांग के ना अपनी बच्ची को वैट सेल खून लगा रहा हूँ। जी नाजरीन, ये आपने अवाम की राय देखी। जैसा कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि लोग जब सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो वो ट्रैफिक जैम्स के अंदर भी फंसते हैं। घंटों जो है वो उनको सड़क के ऊपर रहना पड़ता है। फिर इर्द गिर्द मिट्टी धूल इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक हेल्थ हैज़र्ड है जिसका कोई वाफिर इंतज़ाम नहीं किया गया। साथ ही साथ अगर सड़क के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की गई है तो उसके अल्टरनेट रूट्स जो हैं, जो मुतबादल रास्ते होते हैं, उनकी कोई प्रॉपर निशानदेही नहीं है और उसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। नाजरीन, इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चल के देखते हैं एक रिपोर्ट कि ये मसला है क्या और ये कितना डीप रूटेड है और ये जो पूरी सड़कों का जाल इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बिछाया जा रहा है, इससे लोगों को कितनी सहूलत है और कितनी उनको तकलीफ है। लेट्स गो हैव अ लुक एट द रिपोर्ट, और रिपोर्ट देखने के बाद वापस आएंगे और अपने एक्सपर्ट्स से जो है वो थोड़ी सी इसके ऊपर राय लेंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की में सड़कों और मोटरवेज का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पक्की और खुली मोटरवेज और सड़कों की वजह से करोड़ों अरबों रुपए का सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। यही मोटरवेज और सड़कें बड़े बड़े पोर्ट्स को मुल्क से मिलाती हैं और इस तरह मईशत का एक बड़ा हिस्सा सड़कों के जाल पर इन्हसार करता है। 90 की दिहाई से पहले ये काम शेर शाह सूरी की मुतारिफ करदा जीटी रोड से लिया जाता था, जो कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान को मिलाती थी। फिर मोटरवेज ने मईशत का बोझ संभाला और अब पाकिस्तान की 67% तिजारत बजरिया मोटरवेज होती है। तिजारत के अलावा लाखों करोड़ों लोग रोजाना की बुनियादों पर ये रोड और मोटरवेज इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर सकें। पाकिस्तान से बाहर ऐसी शानदार रोड्स और मोटरवेज देखने को मिलती हैं कि इंसान एक दफा दंग रह जाए। कुछ रोड्स और मोटरवेज इतनी कुशादा और आरामदेह हैं कि लोग रोजाना की बुनियादों पर घंटों का सफर तय करते हैं और ये उनके लिए मामूल की बात है। कुछ मोटरवेज पर तो स्पीड लिमिट ही नहीं है, लेकिन ये सब परदेस की बातें हैं। आइए कुछ नजर डालते हैं पाकिस्तान और बिलखसूस इस्लामाबाद पर, जहां हमेशा की तरह कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की नालायकी और नाअहली का एक और शाखसाना चीख चीख कर तवज्जो दिलाना चाहता है, मगर सुनने वाला कोई नहीं। सीडी ने गुज़िश्ता सालों में शहरियों की सहूलत और जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हर आने वाली हुकूमत एक दफा शहर इक़्तिदार को संवारने के गर्ज से नित नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करती है, जिसमें पीने के साफ पानी, सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, बस सर्विस और बहुत से तामीराती काम शामिल हैं। सड़कों की मरम्मत और मेंटेनेंस भी सीडीए के दायरे इख्तियार में ही आता है, मगर अफसोस ये तमाम प्रोजेक्ट्स सुस्त रवि और नाअहली की नजर हो जाते हैं। नाजरीन, मिसाल के तौर पर मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत की बात करते हैं, जब एक बहुत मशहूर और काबिल अफसर जनाब कामरान लशारी साहब को सीडीए का चेयरमैन बनाया गया और इस्लामाबाद में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, जैसे कि पीर सुहावर रोड, 7th एवेन्यू, 9th एवेन्यू, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की एक्सपेंशन वगैरह वगैरह। कामरान लशारी साहब एक दूरअंदेश और विजनरी आदमी थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका विजन 9th एवेन्यू पर आकर खराब हो गया और F8 के सिग्नल पर, जहां अब दोनों तरफ की ट्रैफिक के लिए रोजाना अजाब बना हुआ होता है, अगर कोई फ्लाई ओवर या अंडरपास बना दिया जाता तो ये मसला उसी वक्त हल किया जा सकता था, मगर पता नहीं क्यों नजरिया जरूरत के तहत ये पैच ऐसे ही छोड़ दिया गया। जहां एक तरफ नाजमुद्दीन रोड पर बेशुमार स्कूल्स हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद कचहरी, फिर सेंटोरस मॉल और आगे बहरिया यूनिवर्सिटी और एयर यूनिवर्सिटीज का रश भी है। यहाँ पर फ्लाई ओवर या अंडरपास का होना बहुत जरूरी था। चलें, कामरान लशारी साहब ने ये भूल कर दी, मगर आने वाले दौर में जब मेट्रो बस के लिए खसूसी तौर पर अंडरपास बनाया गया तो एक अंडरपास F8 सिग्नल के लिए भी बनाया जा सकता था, मगर ऐसा ना हुआ और यह हिस्सा अभी तक अरबाब इख्तियार की प्लानिंग का मुंतजर है कि कब इस पर कोई काम हो और कब लोगों के अजाब में कमी हो। ये तो रही पुअर प्लानिंग की एक मिसाल। अब देखते हैं काम की रफ्तार के हवाले से सीडीए की परफॉर्मेंस कैसी है।
सीडीए की तरफ से शुरू किए जाने वाला शायद ही कोई प्रोजेक्ट हो जो अपनी मुकर्ररा मुद्दत में या उससे पहले मुकम्मल कर लिया गया हो। हालांकि वक्त से पहले काम खत्म करना किसी भी डेवलपर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सरकारी असूलों के मुताबिक वक्त से पहले प्रोजेक्ट खत्म करने पर प्रोजेक्ट की लागत की 5% रकम डेवलपर को बतौर इनाम दी जाती है, जो किसी भी डेवलपर के लिए बाइसे एजाज होता है। सीडीए की सुस्त रवि और नालायकी की एक मिसाल इस्लामाबाद हाईवे की एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है। इसका एक हिस्सा, जिसमें कोरंग का पुल भी शामिल है, पिछले 3 साल से बनाया जा रहा है मगर मुकम्मल नहीं हो पा रहा। प्लान के मुताबिक सबसे पहले इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को 3 से 5 लेन सड़क में तब्दील किया जाना था। फैजाबाद से लेकर कुराल चौक तक का हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया था और अब हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोला हुआ है। कुराल चौक से काक पुल तक का हिस्सा दूसरे मरहले में मुकम्मल होना था, जो गुज़िश्ता 3 साल से ज़ेरे अल्तवा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये काम पहले मैक्सन्स को दिया गया था, मगर उन्होंने प्रोजेक्ट की लागत में इजाफे के बाइस इसे छोड़ दिया और बाद में ये प्रोजेक्ट FWO को दे दिया गया। FWO इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर अप्रैल 2023 तक मुकम्मल करने का ऐलान भी कर चुका है, मगर इसमें अभी भी 6 से 7 माह का काम बाकी है। 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह काम 15 माह में खत्म करने की यकीन दहानी करवाई थी। इसी दौरान उनकी हुकूमत चली गई, मगर यह प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ। अब मौजूदा हुकूमत ने इसको मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और यकीनन इस प्रोजेक्ट के खात्मे से पहले ही उनकी हुकूमत की मुद्दत भी पूरी हो चुकी होगी। लेकिन ये वबाले जान प्रोजेक्ट ऐसे ही लटका रहेगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जहां एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों के घर हैं। यहां पर सड़क के दोनों तरफ काम खोद कर शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी गई है, सिर्फ सीडीए सरकार की सुस्त रवि और पुअर प्लानिंग की वजह से। सीडीए की नाकिस पॉलिसी का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि आप शहर इक्तदार के जिस हिस्से में भी जाएं, आपको सड़कें टूटी हुई या जेरे तामीर नजर आएंगी और लोग घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हुकूमत को कोसते नजर आएंगे, सिर्फ इसलिए कि जेरे तामीर सड़कों पर मुतबादिल रूट्स ना होने के बराबर हैं और रश के औकात में स्कूल, कॉलेजेस और दफातर की छुट्टी की वजह से ये मुतबादिल रूट्स दिन भर चौक हो जाते हैं। अगर सीडीए ने गलती से ये काम शुरू कर ही दिया था तो इसको एक मजबूत प्लान के साथ और ट्रैफिक पुलिस और दीगर सरकारी महकमों की मुशावरत से करना चाहिए था। नाजरीन, आपको हर चौक पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार बेहंगम और कंफ्यूज ट्रैफिक को कंट्रोल करते नजर तो आएंगे, मगर यह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अगर आप इस्लामाबाद का जायजा लें तो इस वक्त इस्लामाबाद की कमोबेश तमाम मेजर सड़कें जेरे तामीर हैं। IGP प्रिंसिपल रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, बाराकू फ्लाईओवर, मागला रोड, इसी तरह 10th एवेन्यू की तामीर जो मागला रोड को कश्मीर हाईवे से मिलाएगी, और 11th एवेन्यू की तामीर। ये वो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जहां आप सड़क पर 1 मिनट भी ट्रैफिक को रुका हुआ नहीं देखेंगे, और इन सब पर बैक वक्त काम शुरू करने का मतलब है कि इस्लामाबाद की कम से कम 15 से 17 लाख आबादी को मुतासर करना। म्यूनिसिपल प्लानिंग के असूल ये कहते हैं कि ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए ताकि शहरियों को कम वक्त में ये सहूलत दी जा सके, मगर करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपनी जेबें भरने से फुर्सत मिले तो गरीब अवाम की बारी आए। दूसरा, ये काम सिलसिलावार होना चाहिए ताकि एक वक्त में सिर्फ एक मखसूस इलाके के लोग उससे मुतासिर हों, ना कि पूरा शहर। और जिस जगह पर यह काम शुरू किया जाए वहां पर मुतबादिल रास्तों का भी इंतजाम किया जाए ताकि रश के औकात में ट्रैफिक रुके नहीं, रवा रहे। अब सूरत हाल ये है कि IGP रोड पर काम की वजह से 9th एवेन्यू तकरीबन पिंडी जाने के लिए बंद है और लोग इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से 0 पॉइंट से लेकर फैजाबाद तक रोजाना ट्रैफिक जैम हो जाती है। वहां से आगे कुराल चौक से आगे काम हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। दूसरी तरफ बाराकऊ का फ्लाईओवर जेरे तामीर है, जिसकी वजह से न सिर्फ बाराकऊ बल्कि मरी की ट्रैफिक भी मुतासिर होती है। इसी तरह मागला रोड का E11 के सामने का हिस्सा जेरे तामीर है, जिससे वहां पर भी ट्रैफिक जैम हो जाती है। नाजरीन, ये चंद सड़कों का किस्सा है। वैसे तो आप इस्लामाबाद में जहां पर भी जाएं, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अब जब इन सड़कों की बात हो ही रही है तो एक नजर डालते हैं इनकी क्वालिटी पर। आपने हाल ही में 7th एवेन्यू के प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका अभी इफ्तिताह भी नहीं हुआ और सड़क हालिया बारिशों की वजह से एक तरफ से बैठ गई है। नए चेयरमैन साहब ने सारा गुस्सा कॉन्ट्रैक्टर पर निकालकर मामला रफा दफा कर दिया है। जाहिर है जब कॉन्ट्रैक्टर इतना तगड़ा हो तो क्या टाइम डिले और क्या 2 नंबर मटेरियल सब चलता है।
इसी तरह बाराकू फ्लाईओवर पर भी हाल ही में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, जब एक ट्रक रात के अंधेरे में फ्लाईओवर के जेर तामीर पिलर से टकरा गया और 2 लोग जाँ बहक और बहुत से जख्मी हुए, मगर तगड़े कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर तक ताल्लुकात की वजह से मामला फिर दफना दिया गया। इस हादसे के वक्त भी वहां के मकामी लोगों ने सीडीए पर कड़ी तनकीद की और कॉन्ट्रैक्टर की नाअहली की शिकायत की, मगर सीडीए पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो न सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बल्कि करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी भारी जुर्माने उठाने पड़ते, मगर ये पाकिस्तान है जहां सब चलता है और शहर इक्तदार में सीडीए की नाक के नीचे ये सब चल रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 2023 में सीडीए ने 20 अरब के नए मंसूबों का ऐलान किया है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा इस्लामाबाद की सड़कों की एक्सपेंशन और मेंटेनेंस पे खर्च किया जाएगा। इसमें कश्मीर हाईवे के ऊपर मजीद चौड़ाई, सीरीना चौक के सामने फ्लाईओवर, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर मजीद काम और टी चौक रवात पर फ्लाईओवर समेत कई मंसूबे शामिल हैं, जिसका मतलब है कि इस्लामाबाद के रहायशों के लिए मजीद सब्र का इम्तहान, क्योंकि सीडीए तो किसी प्लान के मुताबिक काम करेगा नहीं और शहरियों को ऐसे ही सड़कों और मुतबादिल रास्तों के कई साल धक्के खाने पड़ेंगे। नाजरीन, इस रिपोर्ट के जरिए हमारी सीडीए के चेयरमैन से गुजारिश है कि खुदारा नए प्रोजेक्ट्स को खोलने के बजाय जेरे तामीर प्रोजेक्ट्स को बरवक्त मुकम्मल किया जाए ताकि इस्लामाबाद के शहरियों की अजियत में कुछ कमी हो सके। जी नाजरीन, ये रिपोर्ट आपने देखी जो हमने खास तौर पे आप लोगों के लिए तैयार की, जो रोड सिचुएशन है और टूटी हुई सड़कों की और सड़कों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो सीडीए की पूरी परफॉर्मेंस और कारगुजारी है, उसके ऊपर ये एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ गवर्नमेंट के एक बहुत मशहूर, बहुत कद आवर कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैक्सन्स के नाम से। उनकी तीसरी जनरेशन है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और आपने इस्लामाबाद के अंदर बहुत मैसिव मेजर प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, जैसे 7th एवेन्यू है, 7th एवेन्यू की एक्सपेंशन थी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की एक्सपेंशन थी, इसी तरह लाहौर के अंदर DHA के अंदर बहुत बड़ा सड़कों का जो नेटवर्क है वो मैक्सन्स ने बिछाया है। लेकिन हैरत की बात है कि मैक्सन्स कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ काम बहुत अरसा नहीं कर पाई और उन्होंने एक प्रोजेक्ट तकरीबन बीच में छोड़ भी दिया कॉस्ट एस्केलेशंस की वजह से। तो हम आज अपनी इस रिपोर्ट के बाद जी हमने जो है वो कांटेक्ट किया मैक्सन्स के जो डायरेक्टर हैं, उनसे बात की। आपको जो उनके साथ गुफ्तगू हुई वो दिखाते हैं और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। आज हमने तकलीफ़ दी है, हमारे बहुत अजीज़ी दोस्त हैं, हमारे वाकिफ़कार हैं, कोई भी शायद पाकिस्तान के अंदर ऐसा शख्स नहीं होगा जो इनकी कंपनी से, इस पूरे की पूरी एंटरप्राइज से वाकिफ़ ना हो। मैक्सन्स के जी दफ्तर में हम मौजूद हैं और मैक्सन्स के डायरेक्टर हैं शाहनवाज साहब, उनको हमने तकलीफ दी है आज की गुफ्तगू के लिए। शाहनवाज साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। इस्लामाबाद से जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं शाहनवाज साहब। इस्लामाबाद के अंदर बहुत मैसिवली रोड नेटवर्क जो है उसको एक्सपैंड किया जा रहा है, हर तरफ जहाँ पे भी आप चले जाएं इस्लामाबाद के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन की वजह से, रोड की एक्सपेंशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर जगह पे ट्रैफिक जो है जैम्स हैं, ब्लॉकेजेस लगी हुई होती हैं। क्या ये ठीक था कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ खोल दिए गए या इनको सीक्वेंशली काम करना चाहिए था? फिर इस क्वेश्चन के जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर गुलबर्ग के अंडरपास के ऊपर काम किया, तकरीबन 2.5 साल पहले आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अभी के जो डेवलपर हैं और इससे जो पहले जो डेवलपर थे उनसे 3 साल हो गए हैं, वही सड़क नहीं बनाई जा रही, तो ये किस तरह आप व्यू करते हैं? So sir, coming back to my proposal to the government which I just earlier discussed, if a company is not technically fit ठीक है, to plan the project, to cost the project, to manage their cash flows, manage their assets and to give delivery on time, तो इस तरह की चीज़ें आपको सामने देखने को मिलती हैं। एंड देन जब आपका काम नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और उससे फिर पॉइंटिंग फिंगर स्टार्ट हो जाती है। सो आई वुड रादर नॉट नेम कि व्हाट आर द रीजंस, बट my major reason is technically the companies are not sound enough, the projects are not detailedly planned, traffic management is not detailedly planned, material supplies are not detailedly planned। और सर इस लिहाज पे ही मैंने ये गवर्नमेंट को प्रपोजल दी है कि आप टेक्निकल को वेटेज ज़्यादा दें ताकि कंपनी जो क्वालिफाई करती है वो कर भी सके। उसका एक मेजर रीज़न ये भी होता है कि सर a lot of people don't know this, you have a 5% bonus on early completion। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। this is
میاں صاحب خاص طور کے اوپر بہت زیادہ یہ ایوارڈ بانٹتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں, حالانکہ یہ کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹائم لائن سے پہلے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے تو یو لائبل بل فار 5%. جی So, considering that we're the only company in Pakistan to have won 7 early completion awards from different governments over the course of our 70 years. امیزنگ. So we developed the idea through our technical capabilities that if we finish a project faster and quicker, we will neither have to go into conflict with the consultant, neither will we have to look for ways to, you know, make money elsewhere. اور وہ جو کاسٹ اسکلیشن ہے وہ بھی پھر اسی کے حساب سے کور ہو جاتی ہے. کاسٹ اسکلیشن بھی کم ہو جاتی ہے سر, اوور ہیڈز بھی آپ کے کم ہو جاتے ہیں. جو چیز سر فار ایگزامپل آئی ریسنٹلی بلٹ این اٹالین ایمبیسی ان پاکستان. ٹھیک ہے جی. So that was about 35,000 square feet finished with B7 bomb clearance. We finished that project in 5 months, sir, ground up. So it is a national record جو ہم نے deliver کیا. اور کیا ہوا ایونچولی وہ کلائنٹ انٹرنیشنل تھا, وہ پیسہ وہاں سے یہاں لے کے آ رہا تھا. اس کے ساتھ 3 ایمبیسیز اور بن رہی ہیں اینڈ اٹس آلریڈی بین 2.5 years وہ بن ہی رہی ہیں. سو اگر آپ ان لوگوں کو تنگ کریں گے تو وہ جو وہ بھی لا رہے ہیں پیسے وہ بھی بند کر دیں گے سر. سو اس کے اندر دین وین وی کمپلیٹڈ ارلی دے آلسو گیو اس اے بونس. Okay. And they also give you appreciation also, sir. Okay. And when you do it faster, you do a better job because you also have time for rectification to see کوئی if چیز something غلط is ہو جائے wrong تو or آپ اس کو ٹھیک دوبارہ کر you سکتے ہیں. can cover it up. And then your government stands with you. When you have a reputation for delivery, they will stand with your contractor کہ سر یہ ٹھیک ہے, will let them finish. 19-20 تو سر ہر جگہ ہوتی ہے. But then your government becomes your backbone. But جب آپ کے contractor کی reputation is not stable تو government also takes a back step کی. اچھا شاہ نواز, اب آپ مجھے اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے پروجیکٹ کیا اپارٹمنٹس کی ہائی رائز بلڈنگ کا, ٹاورز کا پروجیکٹ تھا, سی ڈی اے کے ساتھ تھا, پی ایچ اے جو آپ کی پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, انہوں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ایک ڈمپ سائٹ کے اوپر وی نو اٹ کہ اس پلاٹ کو ریلوکیٹ کیا گیا تھا. اب ٹیکنیکلی تو آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے تھے, آپ کی کریڈیبلٹی کی اور آپ کی ریپوٹیشن کو دیکھتے ہوئے یو پوائنٹڈ آؤٹ ٹو دیم کہ یہ آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو اس کا جو وہ بیک فائر ہے, جو بیک لیش ہے, وہ فیس کرنا پڑا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوتی, کبھی کبھی گورنمنٹ بیک فائر بھی کرتی ہے؟ نیچرلی سر گورنمنٹ میں کافی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یو گیٹ پیپل دیٹ آر نان ٹیکنیکل اپوائنٹڈ ایٹ ٹیکنیکل jobs. اس کی وجہ سے it is hard to explain to them what the issues are. For a company like us, a 70-year-old history, we would never take the risk of building something that is not up to our standards. ٹھیک ہے. Even right now we have Tordini, which is second largest European construction company, as a partner in Pakistan. ٹھیک ہے. And they've only chosen us because of our track record. So we do tell the government کہ یہ چیزیں آپ کی صحیح نہیں ہیں اور یہ ہیں, اور جو لوگ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں they do understand, and sometimes we face situations like this جہاں پہ we have to take a front foot کہ we will not make this, sir, until or unless these technical issues and the soundness of the project is guaranteed. Because sir, when it comes to a matter of losing lives, after all we are all Pakistanis. بالکل ٹھیک ہے. From my laborers to the end user who is going to live in that building, I am responsible. For each one of them. Even if the design is from someone else, even if the government is the employer of myself, I am responsible to make sure کہ جو مجھے بنانے کو چیز کہی گئی ہے کیا وہ 100% technically fit ہے یا نہیں. So one another thing that I would really appreciate کہ پاکستان میں زیادہ focus کیا جائے is that we lack passion, sir. I have a lot of friends that once we talk from different industries, from your media industry to oil and gas to agro, dairies, all of service industries. So when I come to all the big businessmen, I say, what is the issue? They say there's a lack of passion. There's a lack of passion on the guy who's cleaning the streets. He would not do it properly. وہ کھڑا رہے گا وہاں 6 گھنٹے, اس کو ہلکا پھلکا جھاڑو بھی مار دے گا, بٹ وہ اس کو پیشن کے ساتھ نہیں کرے گا. So until we bring passion into all areas of our life, تو چیزیں ڈلیوری بہتر نہیں ہوگی. پیشن نہ بھی ہو تو کوئی ایک منیمم سٹینڈرڈ ہر چیز کا جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اگر ہم اس کو مینٹین کریں تو اپنی کوالٹی آف سروس ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو ہوا ایک چیز, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ میکسنز از ون آف دا آرگنائزیشنز جو اپنی کریڈیبلٹی کی وجہ سے
فونی پروجیکٹس یا اس قسم کے پروجیکٹس جن کے اندر پرابلمس ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں جاتی ہے, نہیں انڈلج کرتی. شاہ نواز صاحب, ناؤ دس از اے ٹف کوسچن, پلیز بیئر ود می. حالیہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے کچھ ایم او یوز جو ہیں وہ سائن کیے اور اس کے اندر ہاؤسنگ کے کچھ پروجیکٹس تھے. فار ایگزامپل آئی ول نیم اے فیو, مے بی یو کین ناٹ نیم اے فیو, اور اس میں نووا سٹی کا کہیں پہ ذکر آیا یا ایولون سٹی کا کہیں پہ ذکر آیا. یہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ابھی لانچ ہوئی ہیں یا ابھی سرفیس ہوئی ہیں, لیکن ان کے این او سیز یا اس طرح کے جو ایل او پیز وغیرہ ہیں وہ اپروو نہیں ہیں, اور آپ لوگوں نے ان کے ساتھ میسیولی جو ٹاؤن ڈیولپمنٹ کا یا جو ٹاؤن کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ انیشیٹ کیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا یہ تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر کوشش ہونا چاہیے؟ اب سر, لائک آئی سیڈ ارلیئر, وی فلفل آر ریسپانسبلٹی آف بینگ پاکستانی. وی ہیو آر کمپنیز ابراڈ آلسو, بٹ وی آر known from the Pakistani soil. یہ ہماری مٹی ہے, یہ ہے تو ہم ہیں. So when we come down to give you a bit of a further explanation on this, we signed with Nova, we signed with Avalon. Yet we have not done any work for Avalon, and for Nova we had started construction about 6 to 8 months ago. ٹھیک ہے, And in both the contracts we are contractors, and we have written we will not even pull out one stone from the soil until an LOP or NOC is given. ٹھیک ہے, تو ہم ایز اے رسپانسبل پاکستانی وی ڈو ٹیک آل دا میجرس کہ ہم اپنے کانٹریکٹس میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے. کہ جب تک آپ ہمیں پراپر اپروولز نہیں دیں گے, اس میں کس ہمارا بھی رسک ہوتا ہے سر. if we start working tomorrow the government stops it, who will کوئی آ جائے آپریشن ہو تو آپ لوگوں کے ورکرز ہوں گے, آپ لوگوں کی مشینری ہوگی جو ایٹ اسٹیک ہوگی. جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا اونر ہے وہ تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوگا. Exactly. So my asset will be stuck there. So in all of my contracts with these private housing, sir, we make sure that we write that they have to provide us all government approvals. And coming to Nova کا NOC انہوں نے جب ہمیں پرووائڈ کیا, فاٹا سے انہوں نے لیا تھا, ہم نے تب کام اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. So with Avalon, they're also still finalizing. So when they will, آپ کو اندازہ ہے شاہ نواز صاحب کہ یہ جو ہاؤسنگ کے ڈیولپرز ہیں یہ اپنے نام سے زیادہ آپ لوگوں کا نام انکیش کر رہے ہیں. جب ایک انویسٹر کو پتہ لگتا ہے کہ میکسن جیسا بڑا گروپ جو ہے وہ اس ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے یا اس کی کنسٹرکشن کے اندر انوالوڈ ہے, تو وہ شاید ان کو اگر -5 نمبر بھی دیتے ہیں یا -10 نمبر بھی دیتے ہیں تو آپ کے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کی ویٹیج ہاؤسنگ سوسائٹی کی بہتر ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کا جو برڈن آف رسپانسبلٹی آئی ایم شیور از اے لٹل مور کمپیئر ٹو آل ادر پیپل. So when we talk about private housing societies, sir, ہماری اپنی بھی housing societies ہے. We're doing in Gujranwala. We have all the NOCs approvals, and naturally ہم نے تو 80% complete کی. اور وہ جی بڑا جو ہے گارڈن اسکوائر جو ہے اٹس اے ویری اپریشیٹڈ پروجیکٹ اس پورے کے پورے ریجن کے لیے, اور وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے وہی ہمیشہ کی طرح جو ہے بڑی تیزی سے اس کے اوپر انفراسٹرکچر جو ہے وہ کام کیا ہے. سر آئی ریسنٹلی پرپوز, میرے پرپوزلس کے اوپر مجھے گورنمنٹ از very anti me already because I propose very strict things. Recently my company has proposed to the government that ban these housing societies. ٹھیک ہے, بند کر دیں, ان کے NOCs دینا بند کر دیں, اور صرف ان کو دیں جو کمٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 40% of that housing society, including the building, including the houses inside, they will build with their own money. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے صرف پلاٹنگ کر کے زمین بیچنی ہے تو امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے, انویسٹر اپنا پیسہ ڈال دیتا ہے, لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی. آن دا کنٹری جو ہم نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کی تھی گجرانوالا میں, سو اٹ واز اباؤٹ 1000 کناز انیشلی اینڈ دین ایکسٹینڈیڈ فارورڈ. اس کے اوپر ہم لوگوں کو پلاٹ نہیں دے رہے, نہ کمرشل پلاٹ, ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے میری افیلیٹڈ انڈسٹریز بھی چلتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, میرے لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملتی ہے, اور چیز بن کے تیار ہوتی ہے. اٹس ناٹ اے ہاف کوک ہارلی. ٹھیک ہے. سو وین اٹ کمز ٹو جو آپ کا سوال تھا ریگارڈنگ دا ہاؤسنگ سوسائٹیز, یس ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. اینڈ وین ویئر انٹو گوئنگ انٹو کانٹریکٹ ود دیم, آل آف دیز ہاؤسنگ سوسائٹیز جو آپ نے مینشن بھی کی, ہمارا ان کے ساتھ ایک اسٹریٹ اصول ہوتا ہے کہ وی ول ورک ود آر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, اینڈ وی ول میک شیور کہ آپ ڈلیوری کمٹ کریں گے. آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے لے کے, آپ کی انویسٹر پلان سے لے کے, آپ کے کیش فلوز تک ہم چیک کریں گے. یہ ہمارے کانٹریکٹس میں لکھا ہوتا ہے. بٹ آفٹر دے گیو اس دی NOC, ادروائز وی ول ناٹ انگیج ان اینی. چلیں یہ تو رہا ون پارٹ آف اٹ. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا کنسٹرکشن اینڈ وی ور دا انڈسٹری, آپ کو نہیں لگتا کہ ایز اے بزنس مین اب آپ کے لیے پاکستان سے باہر کام کرنا زیادہ وائبل ہے, کنسیڈرنگ کہ اب آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک تو کام نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد جہاں پہ آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں
تو ہمارے ایف ڈبلیو کے یہ این ایل سی کے کانٹریکٹرز جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور ان سے پوچھ گچھ بھی کوئی نہیں ہوتی, ان کے پروجیکٹس میں ڈیلے بھی ہوتے ہیں, پھر بھی ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. ابھی بارہ کہو کے اندر غالباً ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ ان کی جو گارڈرز تھے وہ گر گئے اور ادھر وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئیں, لیکن کوئی ایکسپلینیشن نہیں کال کی گئی. اور جو وہ انکوائری رپورٹ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک نجی کنسٹرکشن کمپنی ہے, حالانکہ ہر اندھے آدمی کو پتہ ہے کہ وہ نجی کنسٹرکشن کمپنی کون سی ہے. تو نمبر ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ان لینڈ جو کمپٹیشن ہے وہ کیسا جا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ٹو لک ایٹ آور سیلف, ہم پاکستان سے باہر بھی کام کرتے ہیں, وی ہیو آور کمپنیز دیر, بٹ وی لائک آئی سیڈ بفور وی آر نون فرام دس سوئل. مائی گرینڈ فادر کیم فرام انڈیا, اسٹارٹیڈ دس کمپنی اباؤٹ 72-73 years ago, and we have our blood, sweat and soul given to develop this country from ground up. ہم نے بھی کافی ایفرٹ کیا. Yes, profit margins and stability we have around the world, but جتنے viewers ہیں I'd like to tell all of them کہ جو margins آپ کو آج پاکستان میں اچھا کام کر کے ملتے ہیں وہی ہیں, بلکہ even more than what you find around the world. So it is just your honesty. ہر بندہ اپنا کام positively کرے and he looks at everything that is given to him. Like you said کہ جس طرح کوئی housing society آپ کو approach کرتی ہے تو it is your job to make sure, ٹھیک ہے ہمارے ایمبٹ میں فال نہیں کرتا, بٹ این او سی دیں تو آپ کام شروع کریں. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ لیو اے لوپ ہول کہ جہاں لوگ انلیگل وے سے یا لافل ان لافلنیس کو پروموٹ کیا جائے. سو سر ایز اے رسپانسبلٹی آئی تھنک دیر از نو کنٹری بیٹر دین پاکستان ٹو ورک ان. یہ جو ہماری ملٹری بہت ایکسٹینسولی کنسٹرکشن کے اندر آئی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہے, ڈو یو تھنک اٹس فیئر ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور اگر وہ آئیں بھی تو پھر ان کو باقی دوسری کمپنیز کی طرح سبجیکٹ ٹو آل سارٹس آف اسکروٹنی اور باقی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہیے؟ از اٹ اے گڈ ایگزامپل ٹو سیٹ؟ Naturally, sir, I completely agree. When you have organizations that are made for something else and they are participating in other avenues, تو اس کے اندر پھر ڈسکرپنسیز تو سر آتی ہیں, پھر اس کے اندر رول آف لا بھی ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ختم ہو جاتا ہے, بیکاز ایوری آرگنائزیشن ہیو دیئر اون اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز, تو وہ پھر اس کو لوگ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ ان ٹرمس کہ جہاں پہ بات ہے کہ دیز فیو بگ کمپنیز دیٹ آر ورکنگ ود دی انسٹیٹیوشنز, ان کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے, بٹ نیچرلی دے ہیو سرٹن ایلیمنٹس جو ان کو فیور کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ٹیکس ایگزمپشن, تو ان کو 7 سے 13% تو ٹیکس پڑتا ہے, سو وہ بڈ ویلیوز اسی طرح اوپر نیچے ہوتی ہیں. اسی طرح دے ہیو اے لاٹ آف ادر فیورز دیٹ آئی ول ناٹ لائک ٹو مینشن, بٹ as long as we keep the ground flair which is through technical capabilities, it does not matter sir کہ یہ ایک بات میں viewers کو بڑی clearly کہنا چاہوں گا, as a nation یہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ 100 روپے کی پانی کی بوتل ہے, یہ 200 روپے کی ہے. میٹر یہ کرتی ہے کہ اگر آپ نے 100 دی ہے یا 200 بھی دی ہے تو ملے یہی پانی کی بوتل اور آپ کو ٹائم پہ ملے. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, اے کوئک ایگزامپل سر, اگر میں ہوٹل بنا رہا ہوں, ہوٹل میں نے 2 سال میں کمپلیٹ کر کے دینا ہے اس کو, اور اس کی ویلیو تھی 1 بلین کی. اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی میں آپ کو ہاف دا ویلیو میں کر کے دیتا ہوں بٹ 5 ایئرس میں کر کے دوں گا, اف وین یو گیٹ ڈاؤن ٹو دا فیزیبلٹی آف اٹ, تو یو آر ایونچولی گوئنگ ٹو میک اے لاس سر. وہ 2 سال کا ہوٹل اگر میں 1 سال میں کمپلیٹ کروں گا تو وہ فردر 4 ایئرس اپنے ریونیوز ایکیومولیٹ کرنا شروع کر دیں گی. بیسکلی جو میرا کلائنٹ تھا اس کو جب اس کی یوزیبلٹی مل جاتی ہے, دیٹ از دا کی ایلیمنٹ سر. ہمیں کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ میک شیور کہ کوالٹی اینڈ ٹائم از آلویز assured سر. سو کریٹس مور کانفیڈینس ان دی انویسٹر انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی سر. یہاں پہ بڑی بلڈنگز آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں, وہ پھر کمپلیٹ نہیں ہوتی, تو پھر جب باہر سے انٹرنیشنل انویسٹر اور لوکل انویسٹر بھی آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں بلڈنگ میں کیوں پیسے ڈالوں, میں یہ پلاٹ خرید لیتا ہوں. اب وہ جب پلاٹ خریدتا ہے تو فائدہ تو کسی کو نہیں ہوا. ایٹ لیسٹ اگر بلڈنگ میں کوئی جگہ خرید رہا ہے تو اس کے اندر کوئی سریے والے لگے تھے, سیمنٹ والے لگے تھے, کوئی کانٹریکٹر لگا تھا, کوئی گورنمنٹ باڈیز کو لائسنسز اور این او سیز کی پیمنٹس ہوئی تھیں, ایک ایچ ویک سسٹم, پورا آپ کی ایک انڈسٹری ایٹ لیسٹ اس نے چلائی تو ہے نا. پلاٹ نے کیا چلایا, 2 سڑکیں کاٹی اور زمین والے کو پیسے دیے, اینڈ یو گڈ. اور وہ اسی پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈنگ کر کے جو ہے نا بار بار ٹریڈنگ اپ اینڈ ڈاؤن شفل کر کے وہ ایک آپ کی بیسکلی نان مینوفیکچرنگ اکانومی اس کو بنا دیا ہے.
کافی زیادہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اوور دا کورس آف دی ایئرس کہتی ہیں کہ جی پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا. It's just that people need to educate themselves on how economies work. The largest economies in the world, starting from the US to UK, Germany and France, all four highest debts in the world. ان کے جو لونز ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. سو ایدر یو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں آپ کو لوگ پیسے دینے کو تیار ہوں, یا آپ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دو جہاں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں. A country like UAE is under debt, sir. Dubai is under debt. How is it possible? Because yes, they need loans to develop further infrastructure. True. بٹ وہ اپنی اکانومیز میں پیسہ ایسے لگاتے ہیں کہ لوگ انویسٹرز وہاں پہ اور انویسٹ کرنا چاہیں. سو وی ہیو ٹو کریٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ ایز اے نیشن ایز اے ہول. سر آنیسٹی کو ہم بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ جی آنیسٹی ہو, بٹ ہم لائلٹی بھول جاتے ہیں. وی ہیو ٹو بی لائل ٹو آور کنٹری. سر ہم وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایوری ون از ڈوئنگ دیئر جاب as is defined by the contract or the agreement or the hiring policy that he was used to hire. تو یہاں پہ یہ کچھ چیزیں ہیں سر. آئی تھنک 70 سال سے زیادہ اس کمپنی کی ماشاء اللہ آپ لوگوں کی ہسٹری ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گرینڈ فادر, آپ کے دادا آئے تھے ہجرت کر کے, انہوں نے یہ کمپنی اسٹیبلش کی اور بڑے جوخم کے ساتھ کمپنیاں بنتی ہیں. اس کمپنی میں تقریباً 3 جنریشنز ہیں. یو آر دا 3rd جنریشن who is taking care of this business. یہ جو اب پاکستان میں 70 سالوں کو اگر آپ حساب کتاب نکالیں تو واز اٹ گڈ ڈوئنگ بزنس ارلیئر, از اٹ گڈ ڈوئنگ بزنس ناؤ, ہاؤ ڈو یو سی دس کمپنی موونگ فارورڈ؟ سو ایز این اوور آل پاکستانی آئی ووڈ سے دیٹ وی آر ایٹ اے بیٹر پوزیشن, بٹ دیٹ بیٹر پوزیشن از ناٹ ٹو بی given to the economics of my country, it's rather to be given to the world. There's a statement of Warren Buffett, is a very profound businessman. So he says anyone, even the lowest of the persons that there is in terms of the working class or business class, اس میں جو بیچارہ جو lowest category of salary والا بھی ہے, if you pick him 150 years ago and to now, so he has a better life. He has air conditioning, he has a fan. Standard of living better ho Standard gaya. of living to with the time has increased. And naturally to do business overall, sir, yes, it is more competitive, which is also good. Competition always improves the quality of services. Always improves the quality, and then you find a lot of companies that come as precedent setters that bring and innovate with technology. So it's always improving, sir, I would say. So the economy is slowly and gradually moving in the right forward. One quick question, because of the construction, you have dealt with almost all governments that have been in this country. Which one would you prefer? Which one would you think was more construction یا development oriented ذرا زیادہ تھی حکومت؟ پچھلی گورنمنٹ فار ایگزامپل جو تھی اس کے بارے میں بڑا چرچا تھا کہ یہ کنسٹرکشن کو بڑا پروموٹ کریں. آپ کا کیا خیال ہے گزشتہ ادوار میں کون بہتر رہا, کس کی پالیسیز بہتر رہیں؟ So it would not be right of me to make political statements, but to give my analysis on what I feel in terms of development. تو ایک جنرل آئیڈیا ہے کہ دی گورنمنٹ دیٹ واز پرائر ٹو دس, دے آر آلسو گڈ, دے آر گڈ ان ڈیولپمنٹس. مے بی دی نون لیگ گورنمنٹ کے بارے میں تو جی سب سے زیادہ مشہور ہے کہ انفراسٹرکچر کے اوپر, سڑکوں کے اوپر بہت زور رہتا ہے. نون لیگ از نون فار دیئر ڈیولپمنٹس, پیپل پارٹی از نون فار دیئر پالیسیز, دیئر انٹرنیشنل افیئرز, دیئر انٹرنیشنل ریلیشنز. پی ٹی آئی از نون فار احتساب, میں بھی اور دھرنا. All political parties have their pros and cons, but the point is, sir, that all political parties should have one agenda. That agenda is Pakistan. True. So if they work together, and even if they don't work together, the moral of the story should remain the same. If any point Pakistan is the victim of their actions or crimes or anything, that should not be done, sir. ہمارے دیکھنے والوں کو جو ڈیولپمنٹ کے اندر, کنسٹرکشن کے اندر نئے آنے والے اسپائرنگ لڑکے لڑکیاں ہیں, اچھے انوویشن انٹرپرینورز ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے شاہ نواز صاحب؟ Sir, I would just tell them to do their work honestly and be technically sound, and to keep their innovations and to keep their spirits high. There is always better ways of doing one thing. There are always improving, there is more innovation, there are greener methods, and whenever you do a job, you eventually see that, for example, from a development point of view, جب ہم کام کرتے ہیں تو I always consider کہ یار if this road I'm making, I'm going to use it myself today.
but 50 years down the lane, my kids will use this lane. ठीक है, So I would always make something that even my kids would. बच्चे भी इस्तेमाल कर सकें. आखिरी चीज़, Yes, sir. मैक्सिन्स को अगले 10 से 15 साल में, 25 साल में, जी सर. अभी आपके हाथों में ये कंपनी Yes, sir. कहाँ देखते हैं, कैसे प्लेस करते हैं? So as a company overall, we have really expanded. We have improved our horizons. We're one of the few companies in Pakistan who is not focused to go out of Pakistan, is rather bring companies to Pakistan. So not only from Qatar, Bahrain, Italy, going to Portugal, we are actually bringing companies to Pakistan who are willing to do housing projects, building projects, even as government contractors. وہ یہاں پہ اپنے لائسنسز پورے لے کے پیسے دے کے گورنمنٹ کو we brought this investment into Pakistan, and my future goal is to bring in as much technology as we can internationally. So even recently we got this architect in the world. He's one of the most famous architect, Marco from Florence. And when I went to meet him, so we have a lot of technologies which reduces the cost and time. So یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں which Maxens is working on, and we have been part of developing this nation for 70 years, and we look forward to developing it. Thank you so very much, Shahnawaz Sahab. I wish you best of luck in building Pakistan. And as a citizen of Islamabad, we always stand with you and with the work that you put up. Thank you so And much. as a last statement, sir, as our slogan, we are ready to build a better world, and starting off with Pakistan. Inshallah we will. Thank you so much, Shahnawaz. Thank you. Thank you. जी नाजरीन, जैसा कि अभी हम मौजूद थे मैक्सिन्स के दफ्तर के अंदर, शाहनवाज साहब से हम बात कर रहे थे. जैसा कि मैंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा अच्छा बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर मैक्सिन्स जो है वो पार्टिसिपेट ना करते हों. आपने इनके प्लान्स भी सुने, इनके इरादे भी सुने, जो पाकिस्तान में मसले मसाइल फेस होते हैं उनका भी आपको थोड़ा सा अदराक अंदाज़ा हो गया होगा. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक. जी नाज़रीन, आपने देखा मैक्सिन से हमने जो गुफ्तगू की उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एक तरफ तो उनको बड़ा तंग किया जाता है, उनको काम नहीं करने दिया जाता, हर स्टेप पे उनके लिए हर्डल्स हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तगड़ा हो, ख़ास तौर के ऊपर उसके पीछे कोई ज़रा बैकिंग स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि FWO और NLC के पीछे है, तो ना उससे कोई पूछगछ होती है, ना उनके ऊपर कोई जुर्माने होते हैं, ना कोई टाइम डिलेज़ के ऊपर उनसे कोई जो है वो सरजनिश उनकी की जाती है, और वो खुलेआम जो उनका दिल करता है वो करते रहते हैं. नाजरीन, ये तो है सूरत हाल इस्लामाबाद में रोड्स के हवाले से, रोड्स की एक्सपेंशन के हवाले से, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से. वी आर वेरी होपफुल कि जी इस प्रोग्राम से आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा, आपको पता भी लगा होगा कि CDA को हम ना लायक ना अहल क्यों कहते हैं, क्यों हम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि इनकी हर एक चीज़, हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पोशीदा करप्शन, ना अहली और सुस्त रवि ज़रूर होती है. नाजरीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ हाउस ऑफ द वीक. देखते हैं इस हफ्ते का खूबसूरत घर, और उसके बाद अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सदफ फ़हीम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वॉच विद ABN न्यूज़. जी नाजरीन, जैसा कि हमारी गुज़िश्ता एपिसोड्स के अंदर आपने 1 कनाल, 2 कनाल और 10 मरले पर बने जदीद और मुनफरिद घर देखे, लेकिन इस हफ्ते हम आपके लिए 4 मरले पर बना ये छोटा लेकिन इंतहाई खूबसूरत डबल यूनिट घर लाए हैं. आइए आपको घर का विज़िट करवाते हैं. घर की फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया गया ये खूबसूरत घर कंसील्ड ग्लास और UPVC की विंडोज़ के अलावा टेम्पर्ड ग्लास टिंट का इस्तेमाल किया गया है. मेन गेट से दाखिल होते ही लेफ़्ट साइड को सिंथेटिक ग्रास और स्टोन से खूबसूरत बनाया गया है. कार पोर्च के अंदर एक बड़ी गाड़ी बआसानी खड़ी की जा सकती है. मेन डोर से एंटर होते ही एक छोटी सी लॉबी, जिसके साथ ही आपके पास ड्राइंग रूम या TV लॉन्ज बनाया गया है, जिसके अंदर अटैच वॉशरूम, ये बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा शैंडलियर लगाया गया है.
ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक बेडरूम, ड्राइंग रूम और ओपन किचन मिलता है। स्टेयर्स के नीचे की जगह को स्टोन और प्लांटेशन से डेकोर किया गया है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोर लगाया गया है। तमाम बेडरूम्स के साथ अटैच वॉशरूम, और बहुत ही अच्छी वुडन शीट और मिरर के साथ वार्डरोब कैबिनेट्स भी बनाई गई हैं। घर के किचन की बात की जाए तो कम स्पेस के अंदर अच्छा मॉडर्नाइज किचन बनाया गया है। स्टोव, किचन हुड और स्टोरेज के लिए मल्टीपल कैबिनेट्स बनाए गए हैं। घर की बैक गैलरी के अंदर भी खूबसूरती के लिए सिंथेटिक ग्रास वॉल बनाई गई है। घर के अंदर वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए काफी बड़े साइज की ग्लास विंडोज हर तरफ बनाई गई हैं। सीढ़ियों से ऊपर आते ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हमारे पास 2 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और एक ओपन किचन बनाया गया है। एक बेडरूम के साथ बैल्कनी भी बनाई गई है जिससे आप इस्लामाबाद के खूबसूरत मनाजर को एंजॉय कर सकते हैं। छत के ऊपर सर्वेंट क्वार्टर और वॉशरूम बनाया गया है। घर की छत पर स्टोन और आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल करके इसकी खूबसूरती में इजाफा किया गया है। जी तो नाजरीन, ये था हमारा इस हफ्ते का हाउस ऑफ द वीक। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए और खूबसूरत घर के साथ। देखते रहिए प्रॉपर्टी वॉच। जी सदफ, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें हर दफ़ा इतने अच्छे घर दिखाती हैं, इतने अच्छे घर हमारे नाजरीन जो है वो देख पाते हैं, उसका भी एक अलहदा फीडबैक जो है हमारे पास मौसूल होता है। इंशाल्लाह अगले आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर वो फीडबैक भी जो है वो शामिल करेंगे। प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हमेशा जिस तरह जी मैं कहता हूँ, आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी चीज़ हो रही हो, कोई भी इर्रेगुलरिटी हो रही हो जो आप ऐवान इक़्तिदार तक या ओहदेदारान तक पहुँचाना चाहें, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा हाजिर है। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए एड्रेसेस के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें अपने मसाइल बता सकते हैं एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हाईलाइट करें, उजागर करें और आपके मसाइल के हल की तरफ कोई ना कोई पेशरफ जो है वो की जा सके। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ सलमान अनीस साइनिंग ऑफ। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।